हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेजर। और ये आपके बेसिक में आता है, यानी कि बेस स्ट्रॉन्ग करने में आता है। आपकी पहला पॉइंट जर्नल एंट्री और दूसरा उसके नेक्स्ट में आता है आपके पास में लेजर। और ये दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर होने चाहिए। जब भी हम कोई जर्नल एंट्री बनाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम डे टू डे के रिकॉर्ड को नोट कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर आपसे कोई अचानक में आके पूछे कि आपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी पे करी है, या इस समय आपने कितना आपके पास में कैश का बैलेंस है, या कितना कैश का आपने एक्सपेंस करा है, या कितना आपके पास में कैश रिसीव हुआ है इन 1 मंथ या इन 2 मंथ या इन 3 मंथ, तो ऐसे में आप कैसे उसे इन्फॉर्मेशन देंगे? क्योंकि डे बुक से यानी कि जर्नल एंट्री में तो आप डे टू डे रिकॉर्ड रखते हैं, तो सबको टोटल करें, एक जगह लिखें, फिर उसके बाद बात बताएं, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जितनी भी जर्नल एंट्रियां बनाते हैं और उन जर्नल एंट्रियों के जो भी आपके पास में अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कैपिटल अकाउंट। अब आपने क्या करा, इस कैश की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सब कहाँ लिखी? एक वन प्लेस पर लिख ली, एक ही प्लेस पर उनको सबको आपने नोट कर दिया। ये जो वन प्लेस पर आप लिख रहे हैं किससे रिलेटेड? केवल कैश से रिलेटेड चीजें। पहले जर्नल एंट्री देखी, उससे पोस्टिंग ले ली आपने और उसके लिए उनको एक ही प्लेस पर रख दिया। इसी तरीके से जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड चीजें हैं उनको कैपिटल अकाउंट के भी कहाँ लिख दिया? वन प्लेस पर लिख दिया। तो ये आपके पास में जहां वन प्लेस पे लिख रहे हो, ये आपके पास कहलाता है लेजर। यानी कि लेजर इज द बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री का मतलब क्या हो गया? पहले आपने क्या करा, एक जर्नल बनाया, और जर्नल के बाद में आपके पास में क्या बना? आपका लेजर बना, तो उसमें परमानेंट एंट्री आपके पास में नोट हो गई। इसको सेकेंडरी स्टेज भी बोलते हैं, और ये कहलाती है आपके पास में फाइनल एंट्री। व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन फ्रॉम लेजर, किसके थ्रू? जितने भी आपने जर्नल बनाए हैं उस जर्नल से, फ्रॉम जर्नल आर टू बी क्लासिफाइड एंड पोस्टिंग इन दियर रेस्पेक्टिव अकाउंट। यानी कि जो आपके पास में रेस्पेक्टिव अकाउंट्स हैं उनमें आपने पोस्टिंग कर दिया। रेस्पेक्टिव अकाउंट कौन सा हुआ? जैसे कैश हुआ और कैपिटल हुआ, तो जिस जिससे भी रिलेटेड चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपने उनको लिख दिया। अब हमारे पास में जो लेजर है उसका फॉर्मेट कैसा होता है, किस तरीके से हम उसको बनाते हैं, तो उसका सबसे पहले हम लोग लिखेंगे उसका फॉर्मेट, और फिर उसके प्रोसीजर को समझेंगे किस तरीके से उसका प्रोसीजर हमारे पास में होता है। देखिए, ये मैंने एक जो आपका रजिस्टर होगा उसका पूरा एक पेज लीजिए और उस पेज को हाफ फोल्ड कर लीजिए। हाफ फोल्ड इन द मतलब कि उसको आधा आप अलग कर लीजिए और आधा आप अलग कर लीजिए। जैसे ये मान लीजिए जो मैंने बनाया है ये पूरा एक हमारा पेज है, और इस पेज पर मैंने क्या करा, बीच में से बिल्कुल सेंटर लाइन एक डाल दीजिए। ये आपके पास में डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब आपका जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं डेबिट, यहाँ इसके हेड पर लिखेंगे डेबिट। और दूसरी चीज हमारे पास में क्रेडिट साइड में इस वाले कॉर्नर पर हम लिखेंगे क्रेडिट। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसका जो पहला कॉलम है, फर्स्ट कॉलम हम बनाएंगे जो आपके पास में किसका होगा? डेट का होगा। ये डेट का कॉलम हो गया आपके पास में। डेट के बाद में जो सेकंड कॉलम आप बनाएंगे वो आपके पास में होगा पर्टिकुलर का, और इसके बाद में फिर आप एक और कॉलम बनाएंगे, बहुत छोटा सा कॉलम बनाएंगे आप, माइनर सा, और इसमें आपके पास में आएगा जेएफ। जेएफ का मतलब जर्नल फॉलियो नंबर, यानी कि जो जर्नल एंट्री आप बनाते हैं उसका पेज नंबर आप इस लेजर में नोट करेंगे। और इसके बाद में आपके पास में आएगा कॉलम नेक्स्ट, वो आएगा आपके पास में अमाउंट का। ये पूरा पोर्शन आपके पास में किसका हुआ? डेबिट साइड का हुआ। अब इसमें पहला कॉलम किसका बनाया आपने? डेट का। सेकंड कॉलम पर्टिकुलर का। थर्ड कॉलम आपके पास में जेएफ का। और फोर्थ एंड लास्ट कॉलम आपके पास डेबिट साइड में रुपीस का। सेम इसी प्रोसीजर से जो आपका दूसरा पार्ट है उसी को आपको लेना है। जैसे पहला कॉलम आप लेंगे डेट का, और सेकंड कॉलम आप बनाएंगे किसका? सेम जैसे यहां बनाया है पर्टिकुलर का, वैसे यहां भी बनाएंगे आप किसका? पर्टिकुलर का। और इसके बाद में फिर एक छोटा सा कॉलम और बनाएंगे, इसमें लिखेंगे आप जेएफ। इसके बाद में एक कॉलम बनाएंगे आप अमाउंट का। ये इन ऑल आपके पास में लेजर हो गया। अब किसी भी एक अकाउंट से रिलेटेड एक ही जगह पर आप लिखेंगे। सपोज दैट आप कैश का बना रहे हैं, तो आप इसके हेड पर बीच में सेंटर लाइन पर आप यहां लिखेंगे कैश, और यहां लिख देंगे इसी के साथ में अकाउंट।
अब जितनी भी कैश से रिलेटेड हमने जर्नल एंट्रियां बनाई हैं उन सबकी पोस्टिंग हम इस लेजर में कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले जो डेट का कॉलम है उसमें पहले ईयर डालेंगे कि किस ईयर की ट्रांजैक्शन है। और मान लीजिए एग्जांपल के वे में अगर ये 2025 है तो इस साइड भी लिखेंगे 2025 और आपके पास में इस साइड भी हम लिखेंगे 2025। दोनों जगह पहले ईयर डालेंगे और ईयर डालने के बाद में फिर हम डेट डालेंगे। और डेट हमारे पास में क्या होगी, डे टू डे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली हम डेट डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 अप्रैल को आप लिख रहे हैं तो पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 अप्रैल। ठीक। सेकंड चीज हमारे पास में जब कोई भी पोस्टिंग अगर हमें डेबिट साइड में करनी है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू का। और अगर हम क्रेडिट साइड में कोई भी पोस्टिंग करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बाय का। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप पर्टिकुलर में लिखेंगे तो आप टू लिखेंगे और क्रेडिट साइड के लिए आप क्या करेंगे, बाय लिखेंगे। अब 3 स्टेप को आपको फॉलो करना होता है। सबसे पहले जब भी आप कोई लेजर बना रहे हैं, और खास करके लेजर किसके बना रहे हैं, अगर आप एसेट्स का लेजर बना रहे हैं या आप किसी लाइबिलिटी की नेचर का लेजर बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि जिसका भी आप लेजर बना रहे हैं क्या उसका बैलेंस गिवन है। बैलेंस का मतलब हुआ कि जो प्रीवियस ईयर है या इससे पहले जो आपका लेजर बना था उसका जो बैलेंस था वो बैलेंस आपने प्रीवियस ईयर से क्या करा, कैरी करा किसमें, नेक्स्ट ईयर में। तो नेक्स्ट ईयर में जब भी कोई लेजर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो आप ये चेक कर लीजिए कि जिसका भी आप लेजर बना रहे हो क्या उसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये खास करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी एसेट्स हो या कोई भी लाइबिलिटी हो तो इसका सबसे पहले क्या नोट करना है, आपको ओपनिंग बैलेंस नोट करना है, पॉइंट नंबर 1। अब जब आप ओपनिंग बैलेंस को नोट करेंगे, अब डिपेंड ऑन कंडीशन है, हमेशा ध्यान रखिए जितनी भी एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस होंगे वो सारे के सारे डेबिट बैलेंस होते हैं। आपको मैंने एक रूल्स की वीडियो बनाई थी कि ऑल एसेट्स आर डेबिट, तो डेबिट साइड में जितने भी बैलेंस होते हैं वो सब एसेट्स के होंगे या एक्सपेंस के होंगे। लेकिन क्योंकि एक्सपेंस जितने भी होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में कैरी नहीं होते, अगर कोई भी बैलेंस हमारा नेक्स्ट ईयर में एक्सपेंस का कैरी होता है तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे उसको, या हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो जितनी भी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं वो लॉस या एक्सपेंस जो उस ईयर में राइट ऑफ नहीं हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी कर लिया है तो उसका बैलेंस भी होगा। तो किसी भी एक्सपेंस का या एसेट्स का बैलेंस हमेशा ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा। इसी तरीके से किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस या अगर मैं कहूं किसी इनकम का भी अगर बैलेंस होगा तो वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब भी आपके पास में कोई भी लेजर आप बना रहे हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल कैश का लेजर बना रहे हैं, तो सबसे पहले कैश का हम क्या लिखेंगे, बैलेंस नोट करेंगे इफ एनी गिवन है तब। अगर गिवन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लिखा है तो सबसे पहले उसका बैलेंस नोट होगा। तो यहां पर आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बी ऑब्लिक डी, बी का मतलब ब्रॉड, ऑब्लिक डी का मतलब डाउन, तो ब्रॉड डाउन के नेम से आएगा। और जो भी इन ऑल अमाउंट होगा उसको आप पोस्ट कर देंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 20,000 रुपीज आपने नोट कर दिया। अगर किसी भी लाइबिलिटी का बैलेंस होगा तो उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे और नाम क्या आएगा, नाम आएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, चाहे डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में। तो अगर कोई भी डेबिट बैलेंस है, किसी भी एसेट से रिलेटेड या एक्सपेंस से रिलेटेड बैलेंस है तो उसको आप डेबिट साइड में नोट करेंगे। अगर किसी लाइबिलिटी से रिलेटेड आपका बैलेंस है तो आप उसको कहाँ नोट करेंगे, क्रेडिट साइड में ही नोट करेंगे। ये खास करके आप ध्यान रख के चलिएगा, आएगा डेबिट साइड में भी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे तो भी लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब क्योंकि मैं कैश का लेजर बना रहा हूं तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बस मैंने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये पॉइंट आपको लिखा था। इसके बाद जब भी आप एंट्री बनाएंगे तो स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2 में जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं उनको नोट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन है हमारे पास में कैश अकाउंट डेबिट टू आपके पास में मान लेते हैं सेल्स अकाउंट, ये हमने बनाया। अब देखिए इस एंट्री में आप देखिए कि कैश, और मान लीजिए यहाँ ट्रांजैक्शन है 50,000 की, ये भी 50,000 एंड ये भी 50,000। अब आप ये देखिए कि आपके पास में कैश किस साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि हम कैश का लेजर बना रहे हैं तो कैश की पोस्टिंग इस कैश के अकाउंट में हो जाएगी। इसको जब हम जर्नल एंट्री से लेजर में बनाते हैं तो उस प्रोसीजर को पोस्टिंग बोलते हैं। तो हमारे पास कैश किस साइड में लिखा हुआ है, तो कैश आपने देखा जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में लिखा हुआ है। जब ये डेबिट साइड में लिखा हुआ है और यहाँ पर आप जब कैश का लेजर में जाएंगे तो कैश की डेबिट साइड ये है और कैश की क्रेडिट साइड ये है। इट मीन्स कि अगर जर्नल एंट्री में कैश डेबिट साइड में लिखा है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में आप चले जाओ
और मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन आपकी 5 अप्रैल की है, तो 5 अप्रैल लिख दीजिए। और मैंने कहा था डेबिट में लिखने के लिए आप किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। अब ये कैश आपके पास में रिसीव हुआ है, तो इसका जो सोर्स है, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन हैज बीन टू एस्पेक्ट, डेबिट और क्रेडिट एटलीस्ट टू एस्पेक्ट, तो आपके पास में डेबिट में लिखा हुआ है तो इसका एस्पेक्ट क्या है, सेल्स है। यानी कि हमें गुड्स को बेचने से कैश मिला, तो जो भी कैश के अपोजिट में नाम लिखा हुआ है, अपोजिट साइड कौन सी हो गई, क्रेडिट, तो उसका नाम लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट। ये यहां पर आएगा टू सेल्स अकाउंट। क्लियर पॉइंट। तो जब भी आपके पास कैश हो, कैश की डेबिट साइड में जाइए और जो नाम क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है उसकी आप पोस्टिंग कर दीजिए। कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, 50,000। एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में किसी गुड्स को आपने परचेज करा है और कैश में परचेज करा है, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आएगा कैश अकाउंट। और कितने अमाउंट में परचेज करा, 10,000 में आपने इसको क्या करा, परचेज करा। तो अब यहां देखिए, क्योंकि कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश को, कैश किस साइड लिखा हुआ है जर्नल एंट्री में, तो यहाँ कैश क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब ये कैश क्रेडिट साइड है, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड आप जाइए, और क्रेडिट साइड में मान लीजिए ये 6 अप्रैल की आपकी ट्रांजैक्शन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है तो अगली ट्रांजैक्शन यहाँ लिखने की कोशिश नहीं, जितना इस साइड का असेंडिंग ऑर्डर चलेगा वो इधर से देखोगे, जितना इस साइड का असेंडिंग ऑर्डर चलेगा वो इधर से। अगर इधर स्पेस हमारे पास ऊपर है तो ऊपर से ही हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसके सामने नीचे को आए, ऐसा हमें नहीं करना है, ये खास करके ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास में यहाँ लिखेंगे क्या चीज, और मैंने क्या कहा था, इधर लिखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बाय का यूज करते हैं। तो इधर लिखेंगे बाय, और नाम आएगा किसका, जो नाम इसका अपोजिट है। अब देखिए कैश क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, डेबिट हो गया। तो कैश अगर क्रेडिट में तो नाम कौन सा आएगा, डेबिट वाला। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक, और अमाउंट कितना लिख देंगे यहाँ पर, 10,000 रुपीज। तो ये आपके पास में एंट्री को ध्यान रखना है कि डेबिट साइड में क्या है और क्रेडिट साइड में क्या है। एक कंपाउंड एंट्री और देखते हैं, और ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपने कोई कैश रिसीव करा है और रमेश से रिसीव करा है, तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट, और विद डिस्काउंट लिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आएगा रमेश। अब मान लीजिए रमेश से जो आपने कैश लिया वो 9,000 लिया, 1,000 का उसे डिस्काउंट दे दिया, टोटल हो गया आपके पास में 10,000। अब देखिए आपके पास में जो यहाँ ट्रांजैक्शन है वो 2 डेबिट में और 1 क्रेडिट में है। यहाँ एक ट्रांजैक्शन नहीं है, अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो यहाँ 2 ट्रांजैक्शन है। पहली ट्रांजैक्शन है कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, और दूसरी ट्रांजैक्शन है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रमेश। मतलब रमेश से जब आपने कैश लिया उस समय उसको डिस्काउंट दिया, और दोनों ये सेम डेट में है और एक ही नेचर से रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपल एंट्री की जगह कंपाउंड एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जब इसकी जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्ट करोगे, तो आप देखिए आपके पास कैश किस साइड लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड लिखा हुआ है। तो आप डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे नाम क्रेडिट वाला, और क्रेडिट में नाम कौन सा लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टू रमेश। और आपको पता है किसी भी नाम के आगे या तो अकाउंट नहीं लगाते, और अगर अकाउंट लगाएंगे तो अपोस्ट्रॉफी एस के साथ अकाउंट लगाएंगे। और मान लीजिए यहाँ पर हमने अभी कितना पैसा लिया, तो देखिए ये जो आपके पास दोनों डेबिट है और एक क्रेडिट है, तो ये टोटल है, ये टोटल कहीं भी नहीं जाता है। पहले ध्यान रखिएगा, नंबर 1 कैश जो है आपका वो 9,000 का, यानी कि रमेश को ने जो आपको कैश दिया है वो 9,000 का कैश दिया है। तो यहाँ जितना रमेश से आपको कैश मिला है वो 9,000 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं डिस्काउंट का बनाऊंगा तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट भी डेबिट साइड में जाएगा डिस्काउंट अकाउंट में, और लिखेंगे हम डिस्काउंट के अपोजिट में नाम रमेश लिखा हुआ है, लेकिन अमाउंट लिखेंगे 1,000 रुपीज। सेकंड चीज, जब रमेश का अकाउंट बनाओगे तो रमेश का नाम कहाँ लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में, तो रमेश की क्रेडिट साइड जाओगे, और दोनों, क्योंकि रमेश से रिलेटेड दोनों ट्रांजेक्शन है, कैश भी है और डिस्काउंट अलाउड भी है, तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउ। अब अमाउंट कौन सी लिखोगे, तो कैश वाली अमाउंट 9,000 रुपीज और डिस्काउंट अलाउड वाली अमाउंट 1,000 रुपीज। ये आपको ध्यान में रख के चलना। अब ये दूसरा प्रोसीजर हो गया। तो पहले नंबर पर आपको बैलेंस लिखना है, सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, पोस्टिंग क्या करनी है, जितनी भी एसेट्स और उससे अकाउंट से रिलेटेड होंगी आपके पास, और लास्ट आपके पास में बचेगा कि आप इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस को कैलकुलेट करने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप क्या करिए कि नंबर 1 पर आपके पास में जो भी डेबिट साइड है उसका टोटल कर लीजिए, टोटल ऑफ डेबिट साइड और टोटल ऑफ
क्रेडिट साइड, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल कर लीजिए जिस लेजर को आप क्लोजिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लोजिंग कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब अब इस अकाउंट को हम बंद कर देंगे। और जब आप अपनी 11वीं क्लास में पढ़ेंगे तो मंथली बेसिस पर वो बंद कराता है, तो जिस मंथ में आप बना रहे हैं उस मंथ के एंड की डेट लिखेंगे। जैसे अप्रैल है तो अप्रैल का एंड होगा 30 अप्रैल को, लेकिन अगर आप मई में बंद कर रहे हैं तो 31 मई को करेंगे, जून में कर रहे हैं तो 30 जून को करेंगे, जुलाई में कर रहे हैं तो 31 जुलाई को करेंगे। तो इसी तरीके से, लेकिन जो नॉर्मली हमारा होता है एक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है, उसमें हमारे पास जो अकाउंट्स क्लोज होते हैं वो ईयर के एंड में होते हैं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है 31 मार्च को, तो वहां पर 31 मार्च में होंगे। बट यहाँ पर हमें जो है लेजर का पोस्टिंग सिखाया जाता है, इसलिए 11वीं क्लास में मंथली बेसिस पर इसको कर दिया जाता है। अब मैंने आपसे कहा टोटल करिए, तो देखिए डेबिट साइड का टोटल 20,000, 50,000 और 9,000, इसका टोटल हो गया 59,000। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ओनली आ रहा है हमारे पास में 10,000। अब देखिए हमारे पास में डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल बड़ा होगा, अब यहाँ पर जिधर भी ट्रांजेक्शन आपने नोट करी उधर दो लाइनें अपने रजिस्टर की खोलिए, मार्जिन लीजिए दो लाइनों का, जैसे एक ट्रांजेक्शन ये आ जाए और एक ये आ जाए। इसके बाद में आमने सामने, बिल्कुल जस्ट आमने सामने लाइन खींचनी है, इधर भी और इधर के टोटल में भी बिल्कुल आमने सामने लाइन होनी चाहिए। उसका मतलब ये ना हो कि इधर नीचे और उधर ऊपर हो जाए, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल जस्ट आमने सामने लाइनें खींचनी है, इक्वल पैरेलल खींचनी है एक तरीके से। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में आ जाइए बैलेंस में, तो देखिए कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का। अब इन दोनों में, डेबिट और क्रेडिट में जिस साइड का बैलेंस ज्यादा है, जैसे इस साइड का बैलेंस ज्यादा है तो इधर लिख लीजिए 59,000, जो भी बैलेंस ज्यादा है उसको दोनों साइडों में नोट कर दीजिए। इधर भी नोट कर दिया मैंने और इसको इधर भी नोट कर दिया, दोनों चीजें नोट हो गई आपके पास। अब आप बैलेंस निकाल लीजिए, तो बैलेंस आप 59 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 49,000। ये आपके पास में बैलेंस आया, और इस बैलेंस को आप पोस्ट कर दीजिए उस साइड में जो साइड में डेफिसिट है बैलेंस। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डिफरेंस कितना है 49,000 का। जिस साइड में कम है तो 10,000 वाली साइड में कम है, तो इधर लिखेंगे आप बाय बैलेंस, और यहां पर आएगा आपके पास में C/D। C/D का मतलब हो गया कैरी डाउन, है ना, यानी कि इसको कैश के नेक्स्ट वाले लेजर में कैरी हो जाएगा, जैसे यहाँ ये ओपनिंग बैलेंस के नेम से आ गया था। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 49,000। अब आप देखिए कि आपका डेबिट साइड का टोटल भी 59 हो गया और क्रेडिट साइड का टोटल भी आपके पास में 59 हो गया। तो डेबिट साइड को हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल करने के लिए जो डिफरेंस होगा वो बैलेंस के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा? बैलेंस। और जब हम मंथ मतलब अकाउंट को क्लोज करते हैं और उस समय हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो उसको लिखते हैं किस नेम से? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। तो ये वाली साइड बड़ी थी तो डिफरेंस हम उस साइड लिखेंगे जिस साइड में डेफिसिट होगा, मतलब कम बैलेंस होगा। और टोटल में हमारे पास में जो इन डेबिट और क्रेडिट साइड में जो भी टोटल बड़ा होगा हम उसे नोट करेंगे। आगे बात समझ में? क्लियर हो गया? कोई डाउट इसमें? इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में क्या? तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है कि अगर मान लीजिए इसी बैलेंस को हमने नोट करा है, अब इसको कैरी करेंगे तो कैरी किस साइड होगा? इस टोटल की लाइन के नीचे आप लिखोगे टू बैलेंस, अपोजिट साइड में हमेशा ब्रॉट डाउन के नेम से 49,000, जैसे मैंने यहां लिखा। ये आपके पास आया। तो तीन स्टेप देखने हैं। पहले नंबर पर आपको देखना है, नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, पहले इसे नोट करना है किसी भी लेजर को बनाने के लिए। फिर क्या करना है हमें? जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको नोट करना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 स्टेप में आपका लेजर खत्म हो जाता है। और किस तरीके से प्रोसीजर करा है उसको हम कर लेंगे। अगर मान लीजिए सपोज दैट हमारा ये साइड का बैलेंस ज़्यादा होता और डेबिट साइड का बैलेंस क्या होता? कम होता, तो हम यहाँ लिखते टू बैलेंस कैरी डाउन के नेम से। किस नेम से? टू बैलेंस कैरी डाउन के नाम से लिखते। और ये बैलेंस इस टोटल की लाइन के अपोजिट में इधर आता बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे ये वाला बैलेंस इधर आया और ये वाला बैलेंस इधर टोटल की लाइन के टोटल के नीचे, यहां तक प्रोसीजर इनऑल आप करते हो। और हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, कौन से अकाउंट होते हैं बच्चों? नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जिसमें हम क्या नोट करते हैं? एक्सपेंस को नोट करते हैं और इनकम को नोट करते हैं। इनसे रिलेटेड इनकम की और एक्सपेंस की, क्योंकि ईयर के एंड में ये नेक्स्ट ईयर में कैरी नहीं होते बल्कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो इनको अगर इनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट
या आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बैलेंस को लिखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय ट्रेडिंग अकाउंट या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या यहाँ आ जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग। बट अभी इसमें मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ आप बैलेंस निकालना सीख लीजिए। ये रूल है कि अगर किसी भी नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस होगा तो वो किस नाम से ट्रांसफर होगा, तो अकॉर्डिंग टू नेचर या तो ट्रेडिंग अकाउंट आएगा या अकॉर्डिंग टू नेचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, वो उसी बात पर डिपेंड करता है। आई होप कि पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको इन प्रोसेस समझाया है। अब हमारे पास यूटिलिटीज ऑफ लेजर क्या होती है, प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट। क्या करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैश के लेजर से मिल जाएगी, कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैपिटल के लेजर से मिल जाएगी, सैलरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सैलरी के लेजर से मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन ऑफ द इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट उससे भी मिल जाएगी हमें। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उनके जो बैलेंस होते हैं उसके लिए हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, उसमें हम पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे यानी कि ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर होता है किससे, लेजर के थ्रू, और हेल्पफुल होता है हमारे लिए किसके लिए, प्रिपेयरिंग ए फाइनल अकाउंट। अगर हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं ईयर के एंड में, जो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनते हैं, लेकिन उसका भी तो हेल्प क्या है, वो भी लेजर है, इसलिए वो उसकी बेसिस पर आ जाता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू या आप जैसे भी सोर्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अकाउंट से रिलेटेड मिल जाए। ऑल द